तो रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जो कई मायनों में खास रहा। कार्यक्रम तो उद्घाटन का था, लेकिन यह ऐतिहासिक कार्यक्रम भी राजनीति से प्रेरित दिखा। एक तरफ कांग्रेस सहित 20 राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, तो वहीं बीजेपी भी विपक्ष की रणनीति को अपने तरीके से मात देती भी नजर आई। इसी पर करेंगे खास चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रविवार को हुए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जो कुछ भी दिखा वो नए राजनीतिक परिदृश्य सामान्य तो नहीं। पीएम मोदी जब संसद में अपना संबोधन दे रहे थे तो अगली कतार में कई ऐसे चेहरे दिखे, उसे देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। तभी तो जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा, वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी, बीजेयू जनता दल के नवीन पटनायक को नए संसद भवन में अगली कतार में बिठाया गया। यहाँ तक कि बीएसपी टीडीपी नेताओं को भी कार्यक्रम में बड़ी तवज्जो दी गई। हाल ही में कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी की बेचैनी ये कि सब समय रहते दुरुस्त नहीं हुआ तो 2024 में बड़ी राजनीतिक मुश्किल खड़ी हो सकती है। और शायद यही वजह है कि विपक्ष की चाल के बीच सरकार भी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है और इन नेताओं को साथ में लाने की जुगत में है। तो ये कहना भी गलत नहीं कि जिन गैर बीजेपी नेताओं को संसद में अगली कतार में बिठाया गया वो बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा रहा हो। उधर बीएसपी भी अकेले चुनाव लड़ने की बात करती है, लेकिन अब संभावना ये है कि वो एनडीए का साथ दे। तो वही चिराग पासवान की भी कहानी यही कि वो एनडीए का हिस्सा बनकर बिहार में बीजेपी के साथ विपक्ष को चुनौती दे। उधर आंध्र की राजनीति में मुख्य लड़ाई जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की है, लेकिन दोनों नेता बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। संभव है दोनों ही दल एनडीए के साथ जाए। तो वही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरी जेडीएस लोकसभा चुनाव में अलग राजनीतिक खेल कर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। उद्घाटन समारोह हुआ और इस दौरान हमने कई ऐसी तस्वीरें भी देखी जहां पर आपको बता दें कि एक तरफ विपक्ष पूरे तरीके से इस नए संसद भवन का बहिष्कार कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी ने इस उद्घाटन के समारोह पर कई ऐसे दिग्गज चेहरों को फ्रंट लाइन में बैठाया और साथ ही ये जरूर एहसास कराया कि साल 2024 की जो विसात है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से नए संसद भवन से शुरू हो चुकी है। साथ ही बता दें कि जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा सहित नवीन पटनायक और ऐसे तमाम बड़े नेता वहां पर नजर आए जो पहली पंक्ति में बैठे दिख रहे थे। तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है? क्या अब ये जितने भी दल वहां पर नजर आए हैं तो क्या ये सभी 2024 में एनडीए का हिस्सा बनेंगे या फिर अपनी खुद की लड़ाई अपने दम पर लड़ते नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस सहित 20 ऐसे दल रहे हैं जो पूरे तरीके से नई संसद का बहिष्कार करते नजर आए, वो इस संसद उद्घाटन का हिस्सा नहीं बने। उनका साफ तौर पर कहना था कि राष्ट्रपति से ये उद्घाटन कराना था, लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। इसी को लेकर उन्होंने बहिष्कार किया। तो क्या जिस तरीके से ये सभी दल एनडीए का हिस्सा अगर नहीं भी बनते हैं तो क्या यूपीए का हिस्सा बनेंगे? क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को एक साथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे कुनबे को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अब ये जितने भी दिग्गज यहां पर नजर आए क्या वो अब एनडीए के साथ में जाएंगे या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में लड़ते नजर आएंगे? तो रविवार को हुए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में जो कुछ भी दिखा वो नए राजनीतिक परिदृश्य सामान्य तो नहीं था, लेकिन इस दौरान संसद में अपना संबोधन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे तो अगली कतार में कई ऐसे चेहरे नजर आए जिनमें से कहा जा सकता है कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अब से ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। तो देखिए जिस तरीके से नए संसद भवन के उद्घाटन में तस्वीरें अलग अलग नजर आई, इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ में बीजेपी नेता आलोक वत्स, कांग्रेस नेता मनोज तिवारी और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा मेरे साथ जुड़े। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत तो मैं कांग्रेस के साथ में करूंगी। आखिरकार जिस तरीके से आप विपक्ष जो पूरा इकट्ठा होकर नए संसद भवन को लेकर
बहिष्कार करता रहा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, नवीन पटनायक, तमाम ऐसे बड़े जो नेता थे वो पहली लाइन में वहां पर बैठे हुए नजर आए। तो क्या लगता है कहीं आप ऐसा ना हो कि आप कुनबा इकट्ठा करते रहे और बीजेपी कहीं ना कहीं उसको एक नया कुनबा बनाती नजर आए? मनोज तिवारी जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आवाज आपकी बहुत धीमी है। मनोज तिवारी जी, मैं अपना सवाल फिर से, मेरी आवाज क्लियर मिल पा रही है? हाँ, आ रही है। ठीक है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से विपक्ष की अगर बात करें तो नए संसद भवन का आप लोगों ने बहिष्कार किया, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके की तस्वीरें नजर आए, नवीन पटनायक हो या फिर बीएसपी से हो या फिर एचडी देवगौड़ा हो, तमाम ऐसे बड़े नेता वहां पर पहली पंक्ति में बैठे नजर आए। क्या लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप कुनबा बनाते रह जाएं और बीजेपी अपना खेल कर जाए 2024 में? देखिए, पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल रहे एनडीए के साथ, उनकी संख्या घटी है और बहुत सारे लोग जो है, इस पर तो भारतीय जनता पार्टी को खुद ही विचार करने की आवश्यकता है कि जो लोग उनके साथ थे क्या कारण है कि वो लोग छोड़ के एनडीए को चले गए और बहुत सारे उनके पूर्व के घटक दल हमारे साथ हैं। देखिए, यहाँ पर वैचारिक लड़ाई है और इस वैचारिक लड़ाई में हमारा ये स्पष्ट बोलना है कि जो समानांतर विचारधारा के लोग हैं उनको सांप्रदायिक राजनीति और देश की जनता जो इस सांप्रदायिकता से तंग आ चुकी है, उसके खिलाफ जो हमने मोर्चा बनाया है, उस मोर्चा में समान विचारधारा के लोग खुद ब खुद शामिल हो रहे हैं। देखिए, आज जो 20 दलों का बहिष्कार हुआ संसद के इस संसद के उद्घाटन में, वो इस बात के लिए काफी है। जो हमारे साथ दल हैं वो बहुत बड़े बड़े घटक दल हैं और कुछ लोग जो हैं वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और आज की परिस्थितियों में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धांतों के आधार पर उन दलों के साथ गठबंधन में थी, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कम हुआ है और वो लोग छोड़ के हमारे साथ आए हुए। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे साथ में बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं, उनसे उनका रुख करती हूं। आलोक जी, क्या कहेंगे 2024 की बिसात क्या नए संसद भवन से शुरू हो चुकी है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें देखी, नवीन पटनायक वहां पर मौजूद थे, एक तरफ तो लगभग 20 ऐसे विरोधी दल थे जो बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन अलग ही तस्वीरें नजर आई हैं। क्या 2024 की शुरुआत हो चुकी है नई संसद भवन से? देखिए, संसद भवन एक ऐतिहासिक धरोहर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिया। टाइम में बना, एक बजट के अंदर बना और ये हमारी मांग के अनुरूप बना। क्योंकि जिस जर्जर हालत में मंत्रालय थे और जितना करोड़ों रुपया वहां दिया जा रहा था, उनके 1 साल के रेंट में, 2 साल के रेंट में ये भवन की खर्च निकल जाएगा। और तीसरी चीज, आज देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है और जो भी दल जिनकी हैसियत जमीन पर बहुत तगड़ी है, वो सब इस मुहिम में हमारे साथ आएंगे। 2024 में हम प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इनके द्वारा महंगाई, बेरोजगारी का जो राग अलापा जा रहा है, मैं आपको कुछ आर्थिक आंकड़े पेश कर दूं। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, जहां महंगाई दर 11.46 था और 2004 से अभी तक 2014 में ये 4.7 पे ले आए थे और अब 6, 6.5 के आसपास ये घूम रहा है। तो महंगा, जबकि वैश्विक स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन यहां पर आईएमएफ की रिपोर्ट, एचएसबीसी की रिपोर्ट लगातार ये कह रही है कि हिंदुस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक अभूतपूर्व उड़ान के लिए चाहिए,
और मोदी सरकार ने सड़कों का जाल बिछा दिया, ठीक, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी अभूतपूर्व बढ़ा दी, रेल की गाड़ियां जितनी बढ़ानी चाहिए आलोक जी, जिस तरीके से बीएसपी, टीडीपी ये तमाम दल नजर आए हैं, क्या लगता है एनडीए का हिस्सा बनेंगे? देखिए, राजनीति में ये संभावनाओं का खेल है और कोई भी किसी के साथ मेल कर लेता है, कोई भी किसी के साथ बेमेल कर लेता है। ठीक, हमें शायद इनकी जरूरत ना पड़े, हम तो 350 का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो देश हित में ये लोग हमारे साथ होंगे और ये अपने अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत स्तंभ है। ठीक है, ठीक, चाहे माननीय ये नवीन पटनायक जी हो या जगमोहन रेड्डी हो आंध्रा में, या टीडीपी के नेता हो या बहन मायावती जी हो। ठीक है, ये सब अपने यानी कि अगर ये आपके साथ आना चाहते हैं तो तहे दिल से स्वागत है। जी हो, तहे दिल से स्वागत है। हमारे यहाँ किसी को आने से गुरेज नहीं है। बिल्कुल। आशुतोष शर्मा जी भी मेरे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशुतोष शर्मा जी, क्या अगर जिस तरीके से नए संसद भवन से एक नई तस्वीर निकलकर सामने आई है, मायावती हो या फिर एचडी देवगौड़ा हो या फिर नवीन पटनायक हो, अगर इन सबका साथ मिलता है बीजेपी को या वो इनके साथ में आना चाहते हैं, कितना फायदा मिल सकता है साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में? सबसे पहले तो आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कल मास्टर्स जो बीजेपी पार्टी में चलते हैं इन सबों को। आशुतोष जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज अब आ रही है क्या? हाँ, अब आई? हाँ, कैन यू हियर मी? हाँ। मैंने कहा मास्टर्स तो कल बीजेपी ने चल दिया देवेगौड़ा जी को आगे फ्रंट रो में बैठा करके। मॉर्निंग शो द डे नवनिर्मित संसद का निर्माण हुआ, उद्घाटन विधि पूर्वक। आशुतोष जी, आपकी आवाज मेरे पास तक आ नहीं पा रही है साफ तरीके से। देखिए अब क्या जाए। हेलो 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 आशुतोष जी का हेलो। ठीक, आशुतोष जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, आशुतोष जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मनोज तिवारी जी भी मेरे साथ में। मनोज जी, जिस तरीके से आप विपक्षी एकता की बात करते हैं, क्या लगता है अभी तक की अगर तस्वीरें देखूं, अभी तक कोई रुख साफ नहीं हुआ है? कौन कौन से जो पार्टियां हैं वो विपक्ष की एक साथ में नजर आ रही है? क्योंकि अगर बात केजरीवाल जी की करें, वो अलग ही राह में चल रहे हैं, कांग्रेस अलग ही राह में चल रही है, तो कैसे लेके आएंगे, कैसे बीजेपी को मात दे पाएंगे साल 2024 में? विरोधी दल आपस में गठित होंगे भी या नहीं? सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि विरोधी दल जो आज अपने साथ संगठित हो रहे हैं और विरोधी क्वेश्चनिस्ट हैं, मौका परस्त हैं, उनको भारतीय राजनीति से, जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं। वो अपनी भलाई देखेंगे कि उनकी भलाई किसके साथ है। अगर वो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, सारे के सारे लोग हवा का अपना रुख बदल करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने अभी तक देखा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बेपैंदी के लोटे इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं, अपनी एक विचारधारा को रख करके चलने वाले। जिस तरह से क्योंकि आशुतोष जी, जिस तरीके से देखा जाए, बीएसपी का भी कहीं ना कहीं पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में देखा कि धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, तो क्या बीजेपी से फायदा हो सकता है बीएसपी को? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी को इसका फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व खत्म करने की तरफ चल रही है। बीएसपी पार्टी भी देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में किन किन पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया और कितने उनको मत मिले, ये भी देखने का है। और 2024 के चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है। आखिर के 3 से 4 महीने में काफी हवा का रुख पलटेगा और जो आज विरोधी दल में बैठे हैं वो सब इस तरफ अपना रुख पलटने की तरफ। लेकिन आशुतोष जी, देखने वाली बात तो ये भी है ना कि जिस तरीके से नीतीश कुमार पूरे विपक्षी दल को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें अभी तक कोई साफ नहीं हो पा रही है। अभी तक ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व करेगी या जेडीएस नेतृत्व करेगी या फिर आम आदमी पार्टी, क्योंकि सबके सुर कहीं ना कहीं बदलते नजर आ रहे हैं। आपस में ये ना एक थे ना है ना कभी होंगे। ये प्रयास कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को एकत्रित करने का, लेकिन मेरा अपना पूर्ण
वो है मानना है कि ये कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है कि हम एक हो जाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो सबसे प्राचीन पार्टी 130-35 वर्ष पुराना इसका इतिहास है, धीरे धीरे अपना अस्तित्व खत्म करती जा रही है। उनके पास कोई सशक्त एक नेता नहीं है, परिवारवाद से आगे निकल करके नहीं आए हैं। आज राष्ट्र उन्नति के शिखर पर अग्रसर है और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना दृढ़ निश्चय लेकर के चल रही है कि भारत का हम तेजी से उत्थान करें और विश्व गुरु बनने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए विपक्ष पार्टियां कितना भी रोड़ा अटका लें, लेकिन एक न एक समय आएगा कि सारे के सारे लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो पाएंगे और इसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। तो बिल्कुल, लेकिन आशुतोष जी, जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी जो है वो क्षेत्रीय जो दल हैं या क्षेत्रीय नेताओं के साथ में इतना ज्यादा नहीं उनका संबंध रह पाता है। वो क्या लगता है इस बार क्या फिर से पासा पलटेगी बीजेपी? क्या इस बार जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उनको लेकर इस बार फिर से नई राजनीति के रूप में बीजेपी नजर आएगी? देखिए, वेट वॉच एंड सी, वी शुड वेट वॉच एंड सी। अब जैसे जैसे हालात बदलेंगे, जैसे जैसे चुनाव बदले आएंगे, बीजेपी अपनी नीतियों में परिवर्तन लाएगा और चुनाव का प्रचार जो है बड़े अग्रसर बहुत तेजी से किया जाएगा। यानी कि आशुतोष जी, जहां पर बात करें महागठबंधन की बात चली विपक्ष की तरफ से, आपको तस्वीरें बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रही, कुछ नहीं कहा जा सकता। महागठबंधन आज आप कहने के लिए, दिल बहलाने के लिए कह लीजिए कि हम साथ हैं, लेकिन ना कभी साथ थे, ना है, ना कभी होंगे। इन सबको अपना अपना व्यक्तिगत फायदा चाहिए। ठीक, पार्टी का फायदा, देश का फायदा किसी को नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सब लोगों को साथ लेकर, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास लेकर के एक मुद्दे को लेकर चल रही है। आज वो जमाना है, मैं आपको बताऊं कि जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। ठीक है, जनता बड़ी जागरूक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनको पल पल की खबर मिलती रहती है कि कौन पार्टी कहाँ पे क्या कार्य कर रही है, कौन नेता, कौन सांसद उनके लिए भलाई का कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है आशुतोष जी, बिल्कुल इसका जवाब ले लेते हैं। मनोज तिवारी जी, साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ मन बहलाने के लिए महागठबंधन नाम दिया जा रहा है, बाकी महागठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा है। पहले के चुनाव की तरह कहीं ऐसा तो नहीं है ताश के पत्तों की तरह ही ढह जाए ये महागठबंधन? देखिए, चूंकि मुझे इस बात का जवाब देना है, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि जो महोदय बोल रहे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे या कोई मैं कंफर्म नहीं हूँ, जरा आप मुझे बताएंगी ताकि मैं उनकी बातों का जवाब दूं। राजनीतिक विश्लेषक हैं आशुतोष शर्मा जी। अच्छा, वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बोल रहे थे। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक जी को मैं एक चीज थोड़ा बताना चाहता हूँ। दरअसल ऐसा है कि गठबंधन समान विचारधाराओं के लोगों के साथ होती है। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था वो पूर्व में महबूबा मुफ्ती के साथ था, जो उनकी विचारधारा के लोग हैं, और उसी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी समयानुसार जो है गठबंधन करते रहती है। अभी जो बौद्धिक उदय हुआ है 9 वर्षों में ऐसे ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों का, जो इस 9 वर्षों के बौद्ध ज्ञान के आधार पर जो भारत का इतिहास समझा रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जरा अभी वर्तमान में भारतीय इतिहास और भारतीय लोकतंत्र की परिस्थितियों को समझिए। इस देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को महज अपने बल पर 2 राज्य में और 4 राज्यों में इनकी सत्ता है, महज 4 राज्यों में, और कांग्रेस की भी 4 राज्यों में सत्ता है। यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के सहमति के आधार पर, अपने दम के आधार पर बराबर की स्थिति में है। अब दूसरी बात देखिए, लोकतंत्र में सत्ता अंक गणित का खेल होता है। वर्तमान परिस्थितियों में जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, मैं ये बात सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक महोदय को इसलिए कहना चाहता हूं कि ऐसे बौद्धिक लोगों की वजह से ही आज की तारीख में जनता दिग्भ्रमित हो रही है। बिहार देख लीजिए, मध्य प्रदेश में इनकी छिनी हुई सरकार की हिंदी भाषी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां भी चुनाव होने वाला है। वहां जब चुनाव होगा तो इनको पता चल जाएगा कि भारत की जनता की मंशा क्या है। उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा। लेकिन मनोज तिवारी जी, आपने राजस्थान का, आपने जिस तरीके से मध्य प्रदेश का नाम लिया है, वहां पर भी आपने देखा है ना कि आपस में कांग्रेस के खेमे में ही तनातनी नजर आती है। बहुत से ऐसे राज्य हैं। आश्चर्य है मुझे, आप ऐसी बात बोल रही हैं। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने ही ऑलरेडी कह दिया है कि वहां कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होना है। आपको मध्य प्रदेश में कहीं ऐसा नजर आया क्या कि कोई कांग्रेसी नेता अपने तरीके से कोई राजस्थान को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए। जहां तक सवाल राजस्थान का है, आप ये बताइए अपने इस टेलीविजन चैनल पर
कि राजस्थान में चर्चा गहलोत और पायलट के बीच में है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर आ रही है क्या वहाँ? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वसुंधरा राजे को लेकर ही, लेकिन लेकिन मुद्दे की बात है ना, मुद्दे की बात, मैं राजस्थान पर नहीं चर्चा कर रही हूँ, लेकिन एक मैं जानकारी जरूर देती हूँ कि कहीं ना कहीं इस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अलग हुए थे, जब उनकी बात नहीं मानी थी, अलग हुए थे ना, बीजेपी में चले गए। सचिन पायलट भी इसी तरीके से बगावत पर उतरे, उन्होंने कहा कि मैंने इतनी बार बोला भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब भी नहीं कार्रवाई की गई। विश्वास देखिए, आप विश्वास रखिए, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि कांग्रेस में इस तरीके का कोई कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित रहे, हम चाहते हैं कि इसी अंकगणित के खेल में उलझे रहे। जो कर्नाटक का परिणाम है वही परिणाम देश के अन्य भागों में भी होगा। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, देखिए राजनीतिक परिस्थितियां बदलते रहती हैं और आज जो है देश की जनता को रोजगार चाहिए। उनको जो आर्थिक अवनति हुई है, उन्नति नहीं अवनति हुई है, जो हमारा ह्रास हुआ है, आज आम आदमी सड़कों पर है, लोगों के पास खर्च करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, देश के सारे संसाधनों की बिक्री हो रही है। इन तमाम जो बुनियादी समस्याएं हैं, उस बुनियादी समस्याओं पर कांग्रेस पूरे क्षेत्र वाइज, पूरा क्षेत्रीय आधार पर भी मुद्दों को उठा रही है। तो हमारी लड़ाई उन मुद्दों पर है और इनकी लड़ाई जो है रेबल राउजिंग के आधार पर है, गलत सलत मुद्दों को, सांप्रदायिकता को आधार बना करके लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके इनको सत्ता में आए हैं। तो ये ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता है और बुनियादी मुद्दे ही टिकाऊ होते हैं, इसलिए मेरा अपना मानना है। मैं वापस लौटूंगी मनोज जी, मेरे साथ में आलोक जी, जिस तरीके से देखा जाए जेडीयू, श्रोमणी अकाली दल की बात करें या शिवसेना की बात करें, ये दल जो थे वो निकल चुके थे एनडीए के उससे। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार जिस तरीके से पहली लाइन में जो नजर आए हैं बीएसपी हो, नवीन पटनायक हो, कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में कुछ पासा ही पलट दे, कभी ये भी आपके साथ में होने के बाद में दरकिनार हो जाए, ऐसा कुछ राजनीतिक समीकरण तो नहीं बन जाएगा? आप निश्चिंत रहिए हमारी कल्याणकारी नीतियों से। और ये महंगाई की बात कर रहे हैं, 2004 से 2014 मनोज यादव जी की सरकार थी, इन्फ्लेशन 11.46 था। आज 2014 से अभी तक मैक्सिमम 7 गया था और अभी तो 5.6 पे है। IMF, HSBC, सारे वर्ल्ड की टॉप रेटिंग एजेंसियां, हिंदुस्तान इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 7.5 ट्रिलियन अचीव कर जाएंगे हम अगर यही दर हमने मेंटेन करके रखा। और ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी। कांग्रेस को अभी लीडरशिप में मान्यता कौन दे रहा है? ये जो 19 दल या 20 दल साथ में आए हैं, क्या ये कांग्रेस को लीडर में मान रहे हैं? मनोज जी, आलोक जी, अगर इनको कोई लीडर मानता हो। आलोक जी, मुझे लगता है कि आपका ज्यादा ध्यान कांग्रेस की तरफ है, शुक्रिया इसके लिए। कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा और गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, ये तो लोकसभा के चुनाव के बाद तय हो जाएगा। और जहां तक सवाल नेतृत्व का है, कांग्रेस के नेतृत्व का है, निश्चित रूप से माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस काम करेगी। आपको इतनी तकलीफ क्यों है इस दलित नेता के नेतृत्व से? हमको पता है आप लोग जो हैं, अभी द्रौपदी मुर्मू जी का जिस तरीके से आप लोगों ने अपमान किया है, आप लोग की मंशा इस बात का द्योतक है कि कभी भी भारत की राजनीति में जिस तरीके की एकल राजनीति आप लोग करते हैं, से सामाजिक और समान विचारधाराओं के साथ साथ सामाजिक जो लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनका नेतृत्व आपको पसंद नहीं है। ये बात हमको पता है, इसलिए आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके स्वीकार करने और नहीं करने से भारत की जनता इस बात को देख रही है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ अपने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व काम कर रही है। और आने वाला चुनाव 2024 जो है, भारत की जनता इस बात को समझ चुकी है कि भारत की जो राजनीति है और 75 वर्षों में जो भारत आज विकास की चरम सीमा पर है, इसका नेतृत्व लेकिन मनोज तिवारी जी, बार बार आपकी तरफ से, बार बार विपक्ष की तरफ से इतना ज्यादा विरोध किया गया, चाहे वो 370 का हो, वो ट्रिपल तलाक का हो या फिर नए संसद भवन का हो। आप लोग जनता के सामने 2019 में भी तमाम मुद्दों को लेकर गए थे, आखिरकार कहां पर
कमी रह जाती है कि जनता का रुख बीजेपी की तरफ हो जाता है? देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं था। वो वोट की प्रतिशतता बता सकती है। मैंने क्या बोला, देखिए लोकतंत्र में अंक सत्ता जो है अंक गणित के आधार पर भी तय की जाती है। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए प्रतिशतता के आधार पर, तो महज भारत की 31% जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया था। बाकी 69% लोग इस विचारधारा से सहमत नहीं है। यानी कि जनसंख्या क्या बहुसंख्यक लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से सहमत नहीं है। अब वो तमाम 69% लोग हैं, वो आज एक मंच पर खड़े हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी अगर भ्रम में रहे तो हमारे लिए फायदामंद है। उनको ये पता चल जाएगा कि 2024 में 69% लोग जब एक मंच पर आवेंगे तो इनका अंक गणित क्या होगा और इनका युद्ध क्या होगा और नेतृत्व और जनता किस पर मुहर लगाएगी। ठीक मनोज जी, समय बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी। आलोक जी क्या कहेंगे अंक गणित और रिजल्ट को लेकर, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है? फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। हम 350 के पार जाएंगे। ठीक। और हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। अगर कहीं कोई कमी बेसी हुई तो देवगौड़ा जी, नवीन पटनायक जी, जगनमोहन रेड्डी जी, टीडीपी के नेता, ये सब हमारे, और चिराग, यानी कि जेडीयू और शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना को पूरी तरीके से जो हानि उससे पहुंच सकती थी, वो ये तमाम नेता उस हानि को पूरी भरपूर कर देंगे, ये कहना उनसे ज्यादा। ठीक है। आशुतोष शर्मा जी, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी। विपक्षी दल हैं, उनको पहले एक होना पड़ेगा, जो कि उम्मीद कम नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी को 300 से ऊपर का आंकड़ा पार करने के लिए साउथ इंडिया की तरफ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस तरफ भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अपना असर नहीं बना पाई है। बड़ी कोशिश करी इस बार चुनाव जीतने की, लेकिन फिर भी कर्नाटका का चुनाव हार गए। मैं यही कहूंगा, मेरा किसी पार्टी विशेष से लगाव नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लिए कोई बात कह रहा हूँ। अभी जैसे प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे कि उनको भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, मेरा ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मैं तो निष्पक्ष आंकड़ा कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को साउथ इंडिया में काफी मेहनत की आवश्यकता है। और क्या जहाँ तक बात है जनता का, जनता विकास को देख रही है कि विकास रास्ते में हो रहा है या नहीं हो रहा, हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच रहे हैं। युवा वर्ग को रोजगार की आवश्यकता, ये भी एक बहुत समस्या है। आज का युवा वर्ग पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद, बैंक से लोन लेने के बाद अपनी शिक्षा पूरी करता है, उसके बाद रोजगार के इंतजार में है। ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर भारतीय जनता पार्टी को मुहैया कराने पड़ेंगे, जिससे कि युवा वर्ग में इसके प्रति जो अभी अशांति है वो शांत बैठे। और बहुत से कार्य हैं भारतीय जनता पार्टी को करने होंगे, जो रोड का विकास करना। के चलते चर्चा को यहीं पर ही रोकना होगा। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से बीते दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, इस दौरान विपक्षी नेताओं की बात करें तो करीब 20 ऐसे विपक्षी दल थे जिन्होंने इस उद्घाटन का बहिष्कार किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो वहां पर एक अलग ही तस्वीर नजर आई, जिसमें से नवीन पटनायक, बीएसपी और साथ ही ऐसे कई दल रहे, ऐसे कई नेता पहली पंक्ति में वहां पर बैठे नजर आए। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं नए संसद भवन से एक नई बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की बात करें तो पहले भी श्रोमणी अकाली दल हो या फिर जेडीयू हो या इसके साथ में शिवसेना हो, इसने अपना दरकिनार कर लिया था बीजेपी के साथ से। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से ये नेता यहां पर पहली पंक्ति में नजर आए, आखिरकार ये किस ओर लेकर जाते हैं इस नई राजनीति को। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।